हरीश जी, कल जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 24 में 80 जीतेंगे। जी, एक तो इसकी व्याख्या करिए, और दूसरा क्या आपको भी ऐसा लगता है, यानी बीजेपी को भी ऐसा लगता है, ये सवाल मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत कुछ इस पर निर्भर करती है कि मुस्लिम्स को ये समझ आ रहा है कि अखिलेश यादव पर सारा फोकस करने से लाभ नहीं होना। अखिलेश यादव अकेले दम भाजपा को नहीं हरा सकते, चाहे हम कितना भी सपोर्ट कर दें। इसलिए अब वो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बसपा की ओर भी मुड़े हैं। दो टिप्पणियां आई। एक, धर्मेंद्र यादव ने कहा हम मुसलमानों को नहीं समझा पाए। एक, मायावती जी ने कहा आजमगढ़ को लेके मुसलमानों को समझ में आ गया कि बसपा ही है राइट चॉइस। केंद्र में दोनों के मुसलमान हैं। जी। हरीश जी, मैं थोड़ा मुझे समय दीजिएगा जी अमिताभ जी जी। जी 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 मैं आपको इन सारी बातों का जो मेरा विश्लेषण है मैं बताऊं। जी पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव का अगर स्मरण हो आपको, तो हमारे यशस्वी नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय उस समय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के जी जनता जनार्दन का आह्वान किया था कि वो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के साथ खड़े, जात पात की राजनीति को छोड़ करके पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के साथ खड़े। और आपने देखा होगा कि ये जितने भी लोग आरोप लगा रहे हों, मैंने तो कई लोगों से बात किया और मुस्लिम समाज के लोगों से बात किया, समाजवादी पार्टी के विधायकों से भी मैंने बात की। जी जो भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्यक्रम है, चाहे वो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो या योगी जी की सरकार का, उनका बिना भेदभाव पूर्वक सबको लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति को उसका लाभ मिला है। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता ये समझती है कि उसके साथ खड़ा कौन। आजमगढ़ में आदरणीय मुलायम सिंह जी भी सांसद थे और श्रीमान अखिलेश यादव जी भी वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनके सीट छोड़ने से वहां उपचुनाव की परिस्थिति बनी। वहां अगर मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, यूनिवर्सिटी देने का काम किया, हवाई अड्डा देने का काम किया, तो योगी जी ने किया। जबकि आजमगढ़ को गढ़ माना जा रहा था समाजवादी पार्टी का, लेकिन जी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वहां विकास के पैमाने तय किए, विकास की रोशनी दिखाई लोगों को। तो यह तो अब ये जनता जागरूक है, अब सबके हाथ में मोबाइल है और ये 21वीं शताब्दी सूचना क्रांति की शताब्दी है। लोगों में जागरूकता, वो जात पात के खांचे में बांध कर आप कब तक रखेंगे। और ये मैंने अतिरेक इतना देखिए कि मैं मेजर आशीष चतुर्वेदी जी की बात को सुन रहा था। आप मुझे बताइए कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, वो ठीक है, लेकिन आप वहां के सांसद भी थे, वहां से प्रतिनिधि भी थे। कम से कम इतना तो लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनती है कि जहां की सम्मानित जनता ने आपको अपना सम्मानित प्रतिनिधि बनाया सर्वोच्च सदन के लिए, वहां अगर आपके उस लोकसभा चुनाव छोड़ने से अगर वो स्थान रिक्त हुआ तो वहां की जनता से अपील करने तो जाते। अभी ये 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं हुआ है। हमारे माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री सहित सारे लोग, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन, सब लोग जनता जनार्दन के पास गली गली गांव गांव गए, लोगों से अपील की कि आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करिए। तो यदि हम ये समझते हैं कि हम इतने ओवर कॉन्फिडेंस में हों कि जनता तो हमको अपने आप वोट दे देगी, जी तो अब ये संभव नहीं है। इसका विश्लेषण की, और वो जो अमिताभ तिवारी जी जो कह रहे थे, बात निश्चित रूप से सही है। समाजवादी पार्टी को की तरफ से भी एक बयान आया था कि बसपा की वजह से हमारे, शायद धर्मेंद्र जी ने ये बात कही। तो क्या आप बसपा के सहारे चुनाव लड़ रहे थे या बसपा के सहारे जी आप चुनाव लड़ेंगे? और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जी कि मैं रामपुर में कल एक चैनल पे डिबेट पे था। एक मैडम
रुबीना नाम की महिला समाजवादी पार्टी से संबंधित थी, जिन्होंने ज्ञानवापी मंदिर पे एक स्टेटमेंट दे दिया था, तो समाजवादी पार्टी ने उनको निकाल दिया। उन्होंने जो बात कही, देखिए मुस्लिम, चाहे रामपुर की बात लीजिए, तो मुस्लिम समाज को भी अब विद इन द मुस्लिम समाज ये सोचना होगा कि आखिर वो कब तक वोट बैंक बने रहेंगे और कब तक ये मुल्ला मौलवियों की राजनीति के शिकार रहेंगे, कब तक फतवे की राजनीति करेंगे। उनको आज मुस्लिम समाज के लोग तमाम ये कहते हैं साहब ये कमीशन लागू नहीं हुआ, वो उनमें पिछड़ापन है उनमें, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि आखिर मुस्लिम समाज के लोग राष्ट्रीय मुख्यधारा में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, वो क्यों अपनी एंटिटी को अलग रखना चाहते हैं, वो राष्ट्र से अलग रखना चाहते हैं, वो देश और समाज से अपने को अलग एक पहचान बनाना चाहते हैं। ठीक बात। तो ये विद इन द सोसाइटी मुस्लिम समाज के लोगों को सोचना होगा, और जो लीडरान है मुस्लिम समाज के, उनको भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि अब आजम खान साहब के महज तकरीर करने से, महज अपील करने से मुस्लिम समाज का वोट उनके खाते में, बक्से में गिरने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। हरीश जी आएंगे, सबको विकास चाहिए। ठीक, हरीश जी आएंगे दोबारा आपके पास। रामपुर को लेके एक सवाल और मेरे जहन में है, अमिताभ तिवारी से बात शुरू करूंगा। अमिताभ तिवारी, आजम साहब ने चुनाव में कहा था, चुनाव आजम खान लड़ रहे थे, पर्चा आसिम रजा ने भरा था, लेकिन चुनाव समझिए आजम खान लड़ रहे थे। आजम खान ने कहा कि मैं 27 महीने जेल में रहा, मेरी बीवी जेल में रही, मेरा लड़का जेल में रहा, तो रामपुर वालों अगर उस 27 महीने की एक रात की तकलीफ भी तुम्हें महसूस हो जाए तो आसिम रजा को एमपी बना देना। इतनी बड़ी बात उस नेता ने कह दी जो उस इलाके का अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फेस रहा। फिर भी लोग नहीं निकले, बोले ना जी जेल में रहो चाहे रेल में रहो, हम नहीं वोट डालने जाएंगे। ये जो एक एलिनेशन का जो भाव है जो मुस्लिम्स में आया रामपुर में, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? इसके पीछे भी वजह मुझे तो यही लग रही है कि जो इमोशनल कनेक्ट था आजम खान का यहाँ की जनता के साथ, वो क्लियरली धीरे धीरे मिसिंग हो गया जी। और आजम खान जी तो जेल में थे, लेकिन जो उनकी फैमिली थी, क्या उन्होंने मुस्लिम समाज से रिलेटेड मुद्दों को वहां बढ़ चढ़ के उठाया, या वो भी अखिलेश जी की तरह जैसा कह रहे हैं ओपी राजभर जी और उनके प्रवक्ता इसी कमरों में बैठ के ट्वीट पॉलिटिक्स करके आगे बढ़ते रहे? तो आज की डेट में जैसा आप कह रहे हैं, संगठन समाजवादी पार्टी का खोखला हो गया, क्योंकि सब लोग नेता हैं और नेता सारे लखनऊ में बैठे, लोगों की समस्याएं कोई उठा नहीं रहा है। आजम खान जी जेल में गए होंगे, लेकिन उनके पुत्र, उनकी पुत्रवधू, क्या उन लोगों ने लोगों की मदद की? कोविड के टाइम मदद की, या सिर्फ बयानबाजी की, रेटोरिकल स्टेटमेंट्स दिए? तीसरा, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में भी ये एक क्वेश्चन मार्क है आज की डेट में कि अखिलेश या आजम खान के रहते हुए भी 4 चुनाव हार गए, 2 लोकसभा 2 विधानसभा। तो क्या अब कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हमने 80% वोट भी दे दिया जी, तो वो हरा नहीं पाए भाजपा को? तो क्या किसी एक ही घोड़े पे सारी बाजी लगाना सही है, या जैसे आजमगढ़ में हुआ कि हम सीट बाय सीट अपनी स्ट्रेटेजी को डिसाइड करें, सीट बाय सीट जहां लोकल कैंडिडेट अच्छा जी, उसको वोट करें? उसके हिसाब से मुझे लग रहा है अब समाज सोच रहा है। एक छोटी सी टिप्पणी अमिताभ से लेकर फिर मैं उस टिप्पणी पर बाकी मित्रों से चर्चा करूंगा। मेरी समझ कहती वो बात बड़ी है। अमिताभ तिवारी, मुझे ऐसा लगता है कि जाति, मजहब, इनका अपना रोल है और हमेशा रहेगा, ठीक है ना। जो लोग कहते हैं इनका कोई रोल है, वो भी हिपोक्रेट है। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा दिख रहा है यूपी में इस वक्त अपोजिशन की नजर से मैं देख रहा हूं कि जनता को ये लग रहा है कि जो आदमी खुद डर रहा है पुलिस से, थाने से, कचहरी से, वो मेरी रक्षा कैसे करेगा? जी, मुझे लग रहा है ये की फैक्टर है। बड़ा नेता ईडी से डर रहा, छोटा वाला दरोगा से डर रहा। तो जनता करी जब इनके खुद ही पांव कांप रहे हैं तो इनके नाम को सिंदूर माथे में लगाने से क्या फायदा, मांग में भरने से?
जी, आई मीन जो नेता अगर पुलिस से डर जाए और जेल जाने से डर जाए, वो नेता काहे का? हमने देखा हुआ है जेपी आंदोलन में ये सारे जो आज जनता दल के लीडर्स हैं, सब लोग जेल गए थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही ईडी और पुलिस से डर रहे हैं, तो हम इनके पास कुछ भी अपना काम और समस्या लेके जाएंगे तो ये क्या सॉल्व करा पाएंगे? इससे तो अच्छा यही है कि जिसकी सरकार है उसको सपोर्ट करें कहीं ना कहीं, ताकि हमारे जो भी लोकल काम हो, तहसील में काम हो, थाना में जी, काम हो, वही हॉस्पिटल वही में मैं काम कह हो, रहा हूं। स्कूल में काम हो, जे उसको ये उसको उठाएं। सारे सामाजिक, सुनील लड़कवंशी, सारे सामाजिक न्याय के नियम कायदे किताबें एक तरफ, हिंदू मुसलमान एक तरफ, काशी मथुरा अयोध्या देवबंद एक तरफ। ननकू आया सुनील लड़कवंशी के पास कि साहब हमारे लड़के को दरोगा जी ने बंद कर दिया। बोले भैया हम नहीं जा पाएंगे, दरोगा बड़ा कस के घूरता है हमें, और एक बार गाली भी दिया था, है वो आपकी देख ले तो बंद कर देगा। तो आप ननकू के जात नहीं गोत्र के भी हो, आपको नेता क्यों माने? बसपा बसपा कह रही है कि मैं आपके पक्ष में ट्वीट भी करने को तैयार नहीं। सपा कह रही है हम ट्वीट कर देंगे लेकिन लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लड़ेंगे तो फिर ईडी आ जाएगी, बीडी आ जाएगी, सीडी आ जाएगी, वो क्या क्या हो जाएगा भगवान जाने। कांग्रेस तो खैर कांग्रेस तो डायनासोर हो गई, लुप्त प्राय। यही 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 बात है पूरी माननीय नेता जी, यही बात हमारे माननीय नेताजी बार-बार कह रहे हैं कि आप जनता के दुख दर्द में नहीं खड़े होंगे, जनता से मिलेंगे नहीं, जनता से संवाद नहीं करेंगे। तो ये एक बार सुनिए, मेरा ना एक मिनट मेरा इसमें एक संशोधन है। वो जमाना बीत गया जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी तक लोग नेता को देख के खुश हो जाते थे, ठीक? अब संवाद में रुचि नहीं मेरी, मिलने में रुचि नहीं आपसे। आप मेरे दुख का परिमार्जन कर सकते हैं तो मेरे सिर माथे, वरना घर बैठो। वही चीज है, तो आप जब मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो उनके दुख का कारण पता कैसे लगेगा कि आखिर उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या तो मिलने से ही दूर होगी। आप मिलिए, आप उनसे संवाद करिए लगातार। अब कल ही हमारे नेताजी ने 250 बैठ के कराने का काम किया, आज भी वो सुबह ही निकल गए बलिया क्षेत्र में, गाजीपुर में लगातार बैठ के जारी है, प्रदेश में पूरी तरीके से हमारे लोग जारी कर रहे हैं बैठ के। तो कहने का मकसद, हम उन लोगों का दुख दर्द, कम से कम हमारा काम इस सरकार में हो या ना हो, वो मैं बात उस थाने तक ले जाने का काम करूं, तहसील तक ले जाने का काम करूं, डीएम एसडीएम तक ले जाने का काम करूं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो हमें वोट देता है। वो हमारी जात से है, हो या ना हो, उससे लेना देना नहीं, वो हमें वोट देता है, तो हमें उसकी समस्या को सुनना पड़ेगा। तो इसलिए लगातार हम लोग कोशिश ये करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करें, उनके लोगों से हम लोग उनकी समस्याओं को हल कराने के लिए क्षेत्र में जाने का काम करें।